हेलो एस्पायरेंट्स, 10th अगस्त की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 11 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, लेट अस रीइग्नाइट द स्पिरिट ऑफ 1942 पीएम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में स्पीच दी ऑन दी 75th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1942 में, तो ये मूवमेंट के 5 साल बाद 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिल गई। तो अभी हम 2017 में 75th एनिवर्सरी मना रहे क्विट इंडिया मूवमेंट की, और 5 साल बाद हम 75th एनिवर्सरी मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे की। तो ये इस कंटेक्स्ट में जो ये 5 साल थे, इन 5 सालों में हमने आजादी जैसे पाई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब आगे जो 5 साल है उनमें हमको फिर से, या पहले जो क्विट इंडिया में जैसे स्लोगन दिया गया था करो या मरो, करेंगे या मरेंगे, डू और डाई, तो वो कह रहे कि अब हमें ये स्लोगन लेना है, करेंगे और करके रहेंगे। तो ये स्लोगन लेके इन 5 सालों में हमें संकल्प से सिद्धि तक पहुंचना है। तो ये कहा गया है कि कमिट करना है हमको, फैसला करना है हमको क्या करना है और फिर उसको पाना है। तो ये संकल्प से सिद्धि के लिए ये प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी 31 जुलाई को भी हमने न्यूज में डिस्कस किया, उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को संकल्प पर्व मनाया जाए और हम एक निर्णय ले कि हमको ये चीज करनी है। तो देश के लिए हमको जो करना है, वो कह रहे हैं कि इंडिया में हमको क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो ये कॉलोनियलिज्म को हटा रहा था, तो अब हमको इंडिया से क्विट करवाना है पॉवर्टी को, गंदगी को, कम्युनलिज्म को। तो ये सबके अगेंस्ट क्विट इंडिया उन्होंने कहा है कि स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ये दिया गया संकल्प पर्व, रिजॉल्व डे मनाओ। और ये क्विट इंडिया में उन्होंने कहा है कि इन 5 सालों में हम रिजॉल्व करें, हर एक इंडियन, हर एक गांव, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक मिनिस्टर, हर एक मेंबर ऑफ गवर्नमेंट, सब रिजॉल्व करें और देश मिल के हम क्विट इंडिया करवाए। क्विट इंडिया करवाना है गंदगी को, गरीबी को, भ्रष्टाचार को, आतंकवाद को, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म, ये सब क्विट इंडिया करवाने के लिए ये कहा गया। फिर अगला है, इसी विषय पे इवन मिस सोनिया गांधी ने भी अपनी स्पीच दी और उन्होंने कहा कि एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उसमें पार्टिसिपेट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनमें बीजेपी की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, वो नहीं थी। तो उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में कोई रोल नहीं प्ले किया, तो उन्होंने नाम लेते हुए नहीं, पर उन्होंने ये रेफरेंस दिया। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि देश में अभी पब्लिक स्पेस ऑफ डिबेट जो है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब विचारों में अगर भेद है तो अलग अलग विचारों को सामने आने पर रोक लगाई जा रही है, फ्रीडम पे रोक लगाई जा रही है। तो इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, बाबरी मस्जिद नॉट अ सुन्नी प्रॉपर्टी। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया। जो सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड है, इन्होंने अपना व्यू पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, एक एफिडेविट सबमिट की थी उन्होंने कि जो बाबरी मस्जिद टाइटल डिस्प्यूट केस है उसको ये चाहते हैं कि मस्जिद बने उस जगह पे, पर उसी जगह पे नहीं, थोड़ा आगे, थोड़ा दूर, जो मुस्लिम मेजोरिटी रीजन है, एट ए डिस्टेंस वो मस्जिद बने। तो वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हिंदू कम्युनिटी के साथ हम अपना जो मतभेद है वो बातचीत से और वो हम सुलह कराए। और वो कह रहे हैं कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, तो ये शिया वक्फ बोर्ड कह रही है, और वो कह रहे हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड एक्चुअली सुलह नहीं चाहते, वो इसके लिए तैयार नहीं है। और अब उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि एक्चुअली बाबरी मस्जिद का जो वक्फ है वाकिफ वो सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया है बाय 1946 ट्रायल कोर्ट ऑर्डर। तो ये शिया वक्फ बोर्ड कह रहे हैं कि ये एक्चुअली उनको नहीं देना चाहिए, ये हमको मिलना चाहिए, शिया वक्फ बोर्ड को। तो इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि बाबरी मस्जिद जो है 15 सेंचुरी में बनाई गई थी बाय 16 सेंचुरी बाय बाबर के एक नोबल थे, उनकी कोर्ट में एक नोबल थे अब्दुल मीर बाकी। तो ये शिया नोबल थे, ये खुद शिया थे। उन्होंने, वो कहती है शिया कोर्ट कहते हैं कि ये उन्होंने अपने पैसे से अब्दुल मीर बाकी ने बनाए थे बाबर के ऑर्डर पर। तो ये एम्परर बाबर जो थे वो सुन्नी है, तो ये बाबरी मस्जिद इन्हीं के नाम पर है, फर्स्ट एम्परर ऑफ मुगल, फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। तो ये क्योंकि सुन्नी है, इसीलिए 1946 ट्रायल कोर्ट ऑर्डर ने कहा था कि बाबरी मस्जिद एक सुन्नी प्रॉपर्टी है। लेकिन शिया वक्फ बोर्ड अब एक पिटिशन फाइल किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि नहीं, शिया वक्फ बोर्ड जो है वो शिया
बाबरी मस्जिद जो है वो शिया वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए, क्योंकि अब्दुल मीर वाकी एक शिया। तो ये आर्ग्यूमेंट वो कर रहे हैं। इवन जो वाकिफ है, अभी जो सक्सेशन होता है, जो मस्जिद का ध्यान रखते हैं, वो अब्दुल मीर वाकी के ही डिसेंडेंट्स है, सक्सेसर्स है, जिनको मुतवलीज माना गया है बाबरी मस्जिद के। तो फिर वक्फ क्यों उनको दिया गया, सुन्नी वक्फ बोर्ड को, ये क्वेश्चन। फिर अगला है इसरो टू डेवलप फुल फ्लेजेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक नया इनिशिएटिव, वो डेवलप कर रहे हैं हाइसिस, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। तो ये एक नई तरह की सैटेलाइट है, इसको डेवलप किया जाएगा। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो एक नई चिप है ये। तो ये चिप का नाम है ऑप्टिकल इमेजिंग डिटेक्टर एरे। तो ये जो है इसको अभी वो टेस्ट कर रहे हैं, इसको और परफेक्ट करेंगे और फिर फाइनली ये सैटेलाइट बन के ये लॉन्च के लिए रेडी होगी। तो अभी कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है, पर ये जो है सैटेलाइट, इससे अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है टेक्नोलॉजी उसके अंदर काफी एडवांस होगी। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लिए ये हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग डेवलप किया जा रहा है। तो ये हाइपरस्पेक्ट्रल और हिस्पेक्स इमेजिंग जैसे कहा जा रहा है, ये हिस्पेक्स इमेजिंग। तो ये जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन में नया ट्रेंड है और इसके ऊपर ग्लोबली पूरी दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर ये होता है कि सैटेलाइट 55 स्पेक्ट्रल या कलर बैंड्स को देख सकती है। तो अभी जो सैटेलाइट्स है वो प्लेन वैनिला ऑप्टिकल इमेजर्स है, तो वो इतना डिटेल में नहीं देख सकता। और ये जो सैटेलाइट होगी वो पूरा पर पिक्सल वो डिटेल्स देख पाएगी, तो उससे काफी बेटर रेजोल्यूशन और इमेजिंग मिलेगा। तो ये है इसके अंदर अर्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर। और एक डेवलपमेंट जो ऑलरेडी इसरो ने किया है वो है रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स, माइक्रोवेव और रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स। तो ये ऑलरेडी हमने 2 रिसर्च लॉन्च कर दिए हैं। और इसके अंदर भी हिस्पेक्स के अंदर भी हमने ऑलरेडी 2 इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक इमेजिंग सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट हमने लॉन्च किया 2008 में, और इवन चंद्रयान 1 पे हमने हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा यूज किया था। तो उससे मतलब जो ल्यूना मिनरल रिसोर्सेज है उसको मैप करने के लिए हमने ये कैमरा यूज किया। तो ये न्यूज है, तो यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। ये है रिगार्डिंग हिस्पेक्स। तो हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग ये चिप है जो यहाँ पे लोकेटेड होगी, तो इससे बेटर क्लियरर डिटेल्स मिलेंगे। जैसे फॉर जो हर एक पिक्सल का एक्चुअली इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, रीडिंग द स्पेक्ट्रम फॉर ईच पिक्सल ऑफ अ सीन फ्रॉम स्पेस। तो ये क्लैरिटी डिटेल्ड इमेज हमको इससे मिलेगा, जिसकी वजह से जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के जो फंक्शंस होते हैं तो वो मॉनिटर करते हैं एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज, इवन मिलिट्री उसकी एप्लीकेशन है। तो इन सब में फायदा होगा, बेटर क्लैरिटी और बेटर इमेजिंग मिलेगी। और ये है रिगार्डिंग रीसैट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट। तो ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट भी होती है, वो एक्चुअली एक एडवांस है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में, क्योंकि जनरली जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो सनलाइट में ही काम करते हैं। तो जो सनलाइट स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक होता है ग्राउंड से, उसको यूज करके उनको डिटेल्स मिलते हैं, अर्थ के डिटेल्स। लेकिन जो रडार सैटेलाइट्स है वो इवन डार्क में भी काम कर सकते हैं, मतलब वो सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। रडार रेडियो वेव्स यूज किए जाते हैं, और प्लस इवन क्लाउड कवरेज भी अगर हो तो भी रिसैट सैटेलाइट फंक्शन कर सकते हैं, हालांकि नॉर्मल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स नहीं कर सकते। तो ये इसका बेनिफिट है। तो they can image the ground even at night and even under cloud cover. फिर अगला है CSIR labs bar scientists from participating in March for Science. तो ये मार्च फॉर साइंस जो है ये ऑलरेडी दिल्ली में कंडक्ट किया गया था। अराउंड 400 साइंटिस्ट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ये जो ब्रेक थ्रू इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इनको प्लान कर रही है काफी महीनों से, और इसके 3 मेजर डिमांड्स है। एक है कि वो चाहते हैं कि बजट एलोकेशन जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए इंडिया में इंक्रीज हो, ये सूडो साइंस, फॉल्स साइंस नहीं प्रमोट किया जाए। और वो चाहते हैं कि जो आर्टिकल 51A में प्रोविजंस है कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो जो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें ये भी है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जाए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यूज डेवलप किया जाए। तो इसलिए जो है वो चाहते हैं कि ये टेम्पर डेवलप हो। तो ये सूडो साइंस जो है वो उसके अगेंस्ट है, कि जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने IIT दिल्ली में ये रिसर्च के लिए फंडिंग इनिशिएट किया है, कि वो चाहते हैं कि रिसर्च किया जाए कि जो काव यूरिन और काव डंग का जो थेरेपेटिक वैल्यू है, जो इलाज उससे हो सकता है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाए। तो इसको वो सूडो साइंस कह रहे हैं।
तो ये है, और वो चाहते हैं कि जो बजट एलोकेशन इंक्रीज हो, तो वो चाहते हैं कि एटलीस्ट 3% ऑफ जीडीपी जो है वो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को इंडिया में अलोकेट किया जाए। हालांकि प्रेजेंटली स्पेंडिंग सिर्फ 0.9% ऑफ जीडीपी है। तो यहाँ पे न्यूज अभी ये है कि जो CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसकी एक्चुअली 39 लेबोरेटरीज है। तो ये हमने पहले भी न्यूज में डिस्कस किया है कि CSIR लेबोरेटरीज को फंडिंग क्रंच आ रहा है, तो उनके पास जो फंड अवेलेबल है वो काफी कम है, जिसकी वजह से काफी सारे प्रोग्राम्स उनके जो है वो स्क्रैप किए जा रहे हैं। और ये 39 लैब्स में से एक लैब है IGIB, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, न्यूज इनके बारे में है कि इनके जो डायरेक्टर है उन्होंने अपने लैब के साइंटिस्ट को मना किया है, बार किया है इस मार्च फॉर साइंस पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जब द हिंदू न्यूज़पेपर ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि मना किया गया है, इसलिए मना किया गया क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है। तो ये रीजन उन्होंने दिया। और जो क्राइसिस है, फंडिंग क्राइसिस, वो तो फैक्ट है। इवन AGIB के भी काफी सारे प्रोग्राम स्क्रैप किए गए हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। इवन CSIR ने कहा था, हमने न्यूज में डिस्कस किया था कि वो कह रहे थे कि उनकी लैब्स को सारी कि वो खुद कोशिश करे और खुद से एक्सटर्नली फंड्स जनरेट करे, गवर्नमेंट फंडिंग पे डिपेंडेंट ना रहे। तो ये जो है कंसर्न्स है। फिर अगला न्यूज आइटम है प्ली अगेंस्ट IPC क्लॉज ऑन एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट। तो ये एक पिटिशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि जो रेप के प्रोविजन है IPC में, इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 375 ऑफ IPC, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया, मतलब एक लीवे दिया गया, एक्सेप्शन है यहाँ पे, इस केस में ये रेप नहीं माना जाएगा। तो एक्सेप्शन 2 जो है वो ये है कि अगर इंट्रूसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है एक गर्ल के साथ जिनकी एज 15 to 18 ईयर ओल्ड है, तो उनका अगर मैरिज हो चुका है तो उसको फिर रेप नहीं माना जाएगा। तो ये प्रोविजन जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है विद द प्रोविजंस ऑफ पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2005। तो ये जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंदर अप टू 18 इयर्स ऑफ एज जो बच्चे हैं वो चाइल्ड माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक्सेप्शन जो है इसको वायलेट कर रहे हैं, तो वो उन केसेस में अगर इंट्रूसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो रेप माना जाए, और उसके अंदर स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है पॉक्सो में इसको टैकल करने के लिए। तो ये जो है इसको क्वेश्चन किया जा रहा है इस पिटिशन में। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने अपना उनका व्यू पॉइंट मांगा तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट प्रैक्टिकल होकर उन्होंने ये किया होगा, क्योंकि 15 to 18 इयर्स ऑफ गर्ल्स जो है ये रखा है, जो 18 इयर्स का जो एज ऑफ कंसेंट है सेक्सुअल कंसेंट, उसको इंक्रीज कर उनको डिक्रीज करके 15 इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया में चाइल्ड मैरिज अभी भी है। तो इसीलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये हो रहा है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्वेश्चन किया कि आप डिटेल्स दो कि कितने चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स है, कितना प्रोसिक्यूशन हुआ है अंडर चाइल्ड मैरिज एक्ट इन द लास्ट 3 इयर्स। तो ये क्वेश्चंस रखेगा, सुप्रीम कोर्ट ने रखे। और इस पिटिशन पे एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट बेंच के जजेस है उन्होंने भी अपना व्यू पॉइंट दिया। और एक जज है जस्टिस गुप्ता, वो कह रहे हैं कि अगर हम ये एक्सेप्शन को हटा देंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन तो हट जाएगा, लेकिन इसकी वजह से अलग कंसर्न्स रेज हो गए, क्योंकि अगर ऐसे केसेस हो गए जैसे 17 ईयर ओल्ड बॉय है वो 16 ईयर ओल्ड गर्ल से मैरी करता है, और फिर अगर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो उनको, वो लड़के को सजा मिलेगी अप टू 7 इयर्स अंडर पॉक्सो। लेकिन पेरेंट्स जो हो गए, जो रियल कल्प्रिट्स है चाइल्ड मैरिज के, वो थोड़े महीने के इम्प्रिजनमेंट होगा, उनको उतना ही उनको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये उन्होंने रेस किया। तो ऑफकोर्स इसके लिए भी लॉज अमेंड करने चाहिए कि किस केस में कौन कल्प्रेट होगा, तो वहां पे चाइल्ड मैरिज के इम्प्रिजनमेंट को भी इंक्रीज करना चाहिए अगर ऐसे केसेस है तो। और फिर जस्टिस लोकुर और एक जज है, उन्होंने कहा है कि ये प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता कि अगर गर्ल 18 ईयर्स से कम है तो वो कंसेंट नहीं दे सकती, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि इवन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसके अंदर भी एज ऑफ कंसेंट जो है, एज ऑफ गर्ल अगर 16 और 18 के बीच में अगर गर्ल है और वो हीनियस क्राइम करती है जैसे मर्डर करती है, तो उसको एडल्ट की तरह कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को, तो ये प्रोविजन भी लाया गया। तो 16 इयर्स ऑफ एज भी यू हैव अंडरस्टैंडिंग, तो वो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज कहना चाहते हैं, लेकिन अब तक इस पे रूलिंग नहीं हुई है। तो ये क्वेश्चन है पेटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और ये पॉक्सो एक्ट के डिटेल्स दिए गए हैं, तो इसके अंदर अप टू 18 इयर्स ऑफ एज चिल्ड्रन जो है उनको चाइल्ड माना जाता है इसके अंदर। और सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, इसके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स है। और पनिशमेंट्स अगर बाय पर्सन जो ये एक्टिविटीज है जो एक पर्सन इन अथॉरिटी करता है,
जैसे कि जो प्रोटेक्ट, जिनको जिम्मेदारी दी गई है बच्चे को प्रोटेक्ट करने की, वो ये एक्टिविटी करेंगे, ये ऑफेंसेस कमिट करेंगे, तो उनके लिए पनिशमेंट्स और स्ट्रिंजेंट। तो ये फिर अगला है, ट्रम्प थ्रेटन्स नॉर्थ कोरिया विद फायर एंड फ्यूरी। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने नॉर्थ कोरिया को वार्निंग दी है कि अगर वो न्यूक्लियर अटैक करेंगे यूएस पे, जैसे वो थ्रेटन कर रहे हैं, तो यूएस भी उनको सामने जवाब देगा। और नॉर्थ कोरिया ने ये भी कहा है कि वो मिसाइल स्ट्राइक प्लान कर रहा है यूएस पैसिफिक टेरिटरी गुआम में। तो यही जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रही है बिटवीन यूएसए एंड नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया अपना मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम और डेवलपमेंट्स उनमें वो कर रहे हैं इसको, हालांकि उनके ऊपर सैंक्शंस है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी उन पे सैंक्शंस डाले हैं, यूएस ने भी उन पे सैंक्शंस डाले हैं, फिर भी वो ये कर रहे हैं। और चाइना जो नॉर्थ कोरिया के क्लोज एली है, फ्रेंड है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है बातचीत होनी चाहिए, फिर से बातचीत पे आने चाहिए। ये जो दोनों साइड्स को उन्होंने कहा है कि जो है रेटोरिक कम होना चाहिए। तो ये बातों से एक्चुअली फाइट्स चल रही है, वार्निंग्स आ रही है। तो ये और ये यहाँ पे मैप दिया गया है, ये नॉर्थ कोरिया रेड में दिखाया गया, ये साउथ कोरिया है विच इज यूएस एली। यहाँ पे काफी सारे बेसेस है, मिलिट्री बेसेस है यूएस के। जापान में भी काफी सारी मिलिट्री बेसेस है, फिलीपींस में 5 मिलिट्री बेसेस है, और ये गुआम है, यूएस टेरिटरी इन पैसिफिक ओशन। और ये जो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स है और उनका रेंज और कि कहाँ तक वो पहुंचती है, तो प्योंगयांग ये कैपिटल है नॉर्थ कोरिया का। तो ये जापान, फिर ये आया गुआम रीजन, ये हवाई आइलैंड्स जो यूएस को बिलोंग करते हैं, अलास्का डिस्ट्रिक्ट ये जो यूएस की पार्ट है, और ये मेनलैंड यूएस। और यहाँ गुआम के डिटेल्स दिए गए, यूएस टेरिटरी इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो यहाँ के जो रेसिडेंट्स है, सिटीजन्स बाय बर्थ होते हैं, अमेरिकन होते हैं वो। और ये जो है लार्जेस्ट आइलैंड है माइक्रोनेशिया का, और लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ मरियाना आइलैंड्स। और ये डिस्कवर किया गया था पहली बार टू द वेस्टर्न वर्ल्ड बाय फर्डिनेंड मैगेलन, जो पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे, द पर्सन जिनकी एक्चुअली एक्सपीडिशन ने पहली बार अर्थ को कंप्लीट सर्कम नेविगेट किया था, पूरा उसका राउंड लिया था थ्रू शिप। तो ये पोर्चुगीज एक्सप्लोरर स्पेन के लिए काम कर रहे थे, और इसीलिए यहाँ पे ये स्पेनिश कॉलोनी बाद में डेवलप की गई थी, और स्पेनिश अमेरिकन वॉर में यूएस ने इसको कैप्चर कर लिया स्पेन से। तो 1898 से ये यूएस के कंट्रोल में थी। हालांकि 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, तो उन्होंने गुआम को भी कैप्चर कर लिया था, और 2.5 साल के लिए अराउंड ये जापानीज कंट्रोल के अंदर थी। फाइनली 1944 में अमेरिकन फोर्सेस ने इसको फिर से कैप्चर कर लिया। तो तब से ये यूएस की कंट्रोल में है, और यहाँ की इकोनॉमी जो है मेनली फंक्शनल है, बेस्ड ऑन टूरिज्म, और यहाँ पे यूएस आर्म्ड फोर्सेस का मेन बेस है। फिर अगला है, कतर वेव्स वीजा फॉर 80 नेशनलिटीज। तो कतर ने अब अनाउंस किया है वीजा फ्री एंट्री फॉर सिटीजन्स ऑफ 80 कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। तो एक्चुअली कतर सफर कर रही है बिकॉज ऑफ बॉयकॉट। तो ये वेस्ट एशियन पावर्स लेड बाय सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, बहरीन, यूएई, इन्होंने कतर के ऊपर बॉयकॉट लगाया है, क्योंकि वो ईरान को सपोर्ट करते हैं और मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स को। तो ये एलिगेशन है। हालांकि कतर, जिसका कैपिटल दोहा है, ये चार्जेस वो डिनाई करते हैं। और कतर में इवन 2022 में फुटबॉल सॉकर वर्ल्ड कप होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, एयर ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करने के लिए वो यहाँ पे ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, वीजा फ्री एंट्री अलाउ की जाए। फिर अगला न्यूज आइटम है, नेट डायरेक्ट टैक्स मॉप अप इंक्रीजेस 19.1%। तो ये ऑफिशियल फिगर्स अब है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है अप टू जुलाई 2017, ये 1.9 लाख करोड़ ज्यादा हुए, मतलब 19.1% इंक्रीज हुआ है। 19.1 लाख करोड़ कलेक्ट हुआ है, मतलब पहले से कंपेयर किया जाए तो 19.1% हाई। लेकिन अगर 2016 का ये डेटा कंपेयर किया जाए तो उस टाइम पे ये ग्रोथ एक्चुअली 24% की ग्रोथ थी उस साल में, और अभी सिर्फ 19.1% की। तो हालांकि ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ रेट कम हो गई है, पहले ज्यादा ग्रो होता था। इसमें से पर्सनल इनकम टैक्स 15.7% ग्रो हुआ है, और कॉर्पोरेट टैक्स 23.2%। हालांकि पिछले साल पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन का ग्रोथ 46.5% था, और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 2.8%। तो ये एक्चुअली ओवरऑल इकोनॉमी में स्लो डाउन है, इसलिए एक्चुअली कहा जा रहा है कि टैक्सेशन ग्रोथ भी इतना नहीं हुआ है। फिर अगला है, 99 एफडीआई प्रपोजल्स अवेट नॉट।
तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में पेंडिंग पड़े हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे सबसे ज्यादा तो 48 जो है इनमें से 99 में से DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास ये पेंडिंग पड़े। तो एक्चुअली जो FDI प्रपोजल्स होते हैं उनके दो रूट्स होते हैं, या तो ऑटोमेटिक रूट या तो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में पेंडिंग मतलब वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाते हैं, लेकिन अगर जो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में जो होते हैं, हालांकि ये बहुत कम हो गए, तो यही फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने भी बजट 2017-18 स्पीच में कहा था कि गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में काफी कम है, क्योंकि मोर देन 90% जो है वो ऑटोमेटिक रूट से FDI अप्रूव होते हैं, लेकिन 10% भी है, और ऑफकोर्स इन नंबर्स ये काफी ज्यादा हो गए प्रपोजल्स। तो जो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में वो सारे जाते थे टू FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म था, लेकिन बजट में अनाउंस किया गया कि क्योंकि ज्यादातर तो जो है FDI इनफ्लोज वो ऑटोमेटिक रूट से है, तो FIPB की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि हम FIPB को अबॉलिश कर देंगे। तो ये अबॉलिश करने का प्लान हो गया। तो अब सारे जो प्रपोजल्स है वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स को जाएंगे। तो अभी ये मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के पास पेंडिंग है, उसकी न्यूज है कि 48 यहाँ पे पेंडिंग है और बाकी सारी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स में भी पेंडिंग FDI प्रपोजल्स है। हालांकि गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी दिया है कि कैसे इस FDI प्रपोजल्स को क्विकली कंप्लीट करना है, लेकिन ये पेंडेंसी है। और यहाँ पे ये डिटेल है FIPB के बारे में भी। तो ये जो है वो पोस्ट लिबरलाइजेशन बनाया गया था, पहले अंडर PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस था, फिर DIPP अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो भी है वहां पे भी डाला गया, और फाइनली ये फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर फंक्शन कर रहा था, लेकिन अब इसको स्क्रैप करने का प्लान। तो यही है, रीजन यही है जैसे कहा गया, मोर देन 90% ऑटोमेटिक रूट में है और गवर्नमेंट कह रही है हम और लिबरलाइज करेंगे FDI पॉलिसी। फिर अगला न्यूज आइटम है रेलवेज गेट्स रिलीफ फ्रॉम GST कट ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो GST काउंसिल ने जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके लिए जो GST रेट लगेगा वो 12% का होगा। एक्चुअली इसको इंक्रीज करके 18% किया गया था, लेकिन अब इसको फिर से डिसाइड किया गया कि इसको कम करके फिर से 12% GST लगाया जाएगा, और ये सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। क्योंकि इस वजह से जो ये GST रेट इंक्रीज किया गया था, इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जैसे रेलवेज में भी काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स वो कह रहे थे कि हमारा टैक्स लायबिलिटी बढ़ गया है। तो इवन जो कॉन्ट्रैक्ट्स 1 जुलाई GST इंप्लीमेंट होने से पहले फाइनल हुए थे उसके लिए भी वो रिवैल्यूएशन चाहते थे, उसको रिव्यू करना चाहते थे, और कह रहे थे कि इनमें उनको हायर पेमेंट किया जाए। तो अब ये एक रिलीफ रेलवेज को भी मिलेगा कि ये फिर से GST काउंसिल ने डिसाइड किया है कि ये 12% GST लगेगा इस पर। और फिर लास्ट न्यूज आइटम है पुटिंग द सन टू वर्क। तो ये एक्चुअली एक इनिशिएटिव लिया गया है, 12 इंडियन एंड ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज को फंडिंग दिया गया है 7 मिलियन पाउंड्स का। तो ये 7 मिलियन पाउंड्स ग्रांट UK गवर्नमेंट ने दिया है, ताकि ये जो कंसोर्टियम है, ये जो यूनिवर्सिटीज का ग्रुप है, इनमें ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज भी इंक्लूडेड है, ये डेवलप करेंगे सेल्फ सफिशिएंट सोलर पावर्ड बिल्डिंग्स इन रिमोट इंडियन विलेजेस। तो एटलीस्ट 5 इंडियन विलेजेस में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसको नाम दिया गया सनराइज। तो ये यहाँ पे प्रिंटेड फोटोवोल्टेइक सेल्स डेवलप करेंगे और इसको यूज करके ऐसी नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यूज करके सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाएगी, और यहाँ पे बिल्डिंग्स में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि ये बिल्डिंग्स सोलर पावर हार्नेस कर सके और उसके थ्रू खुद अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, वो फुलफिल कर सके। तो वो ऑफ ग्रिड जा सकती है, मतलब पावर ग्रिड्स के साथ उनको कनेक्टेड होने की जरूरत है, इंडिपेंडेंटली वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स देख सकती है। तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, तो ये स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट। तो इससे जो इंडियन गवर्नमेंट के भी प्लान्स है कि सोलर एनर्जी में वो लीड करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, इंटरनेशनल सोलर कंसोर्टियम भी बनाया गया है, प्लस ऑल्सो जो अभी ये जो फॉसिल फ्यूल्स डिपेंडेंस कम करना है, सोलर एनर्जी प्रमोट करनी है, जो हमने क्लाइमेट चेंज के लिए भी जो कमिटमेंट्स लिए हैं अंडर पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट भी, तो ये उसका भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये अगर डेवलपमेंट होता है और बेनिफिशियल होता है तो इसको एक्सपांड किया जाएगा ऑन अ लार्जर स्केल, और इवन बाकी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है ये टेक्नोलॉजी को। तो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये है, तो सोलर एनर्जी में काफी पोटेंशियल होता है। कहा गया है कि सन जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है 1 घंटे में, उससे हम अर्थ को 1 दिन के लिए पावर कर सकते हैं।
तो इसको हार्नेस करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।